हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर 6 ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मियोसिस 1 प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस को डिस्कस किया था, राइट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे मियोसिस के आगे के स्टेजेस के। कौन से? मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। तो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला वाला मियोसिस 1 के एंड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, राइट। रादर मियोसिस 1 के एंड में नहीं, प्रोफेज 1 के एंड में बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने देखे थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे मैंने देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स डाल के रखे हैं। इस लेक्चर के लिए हम नंबर्स को याद करके चलेंगे, जरूरी नहीं है इंसानों के लिए है। हम एक नॉर्मल नंबर लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने 8 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, उसमें से 4 पेयर्स बने हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मेटाफेज 1, राइट। हमने कुछ फाइबर्स के बारे में पहले भी पढ़ा था। कौन से? ये क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, ये इंटरपोलर फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ध्यान देना। छोटे कॉन्सेप्ट्स है बट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में देखो, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, करेक्ट। तो माइटोसिस के मेटाफेज में भी हमने ऐसा कुछ देखा था कि ये क्रोमोसोम्स अपने आप को कहाँ अरेंज कर लिए थे? इक्वेटोरियल प्लेन में। लेकिन वहां हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात नहीं की थी, हमने ये नहीं बोला था दोनों साइड में खड़े हैं। तो अब इमेजिन करो कि कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां पे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में वो सारे क्रोमोसोम्स एक सिंगल लाइन में खड़े हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, और यहाँ पे मेटाफेज 1 में आप दो दो की लाइन बना रहे हो, मतलब ये दोनों साथ में मूव होंगे और आके यहाँ खड़े हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है फर्क? तो यहाँ हम बोलते हैं द टेट्राड्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड दे ओरिएंट देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर इन सच अ वे कि सेंट्रोमियर इज टूवर्ड्स द पोल, मतलब सेंट्रोमियर इस तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा, और जो आप देख रहे हो यहाँ पे आर्म्स, पी आर्म, क्यू आर्म, ये किसकी तरफ होंगे? इक्वेटर की तरफ। एक और चीज ध्यान रखना, जो मैं ऑब्वियसली इस इमेज में दिखा नहीं पा रहा हूँ, कि ये नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, ये रिकम्बाइंड है। इसका एक टुकड़ा इधर गया हुआ है, उसका इधर गया हुआ है, तो रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स है ये सारे, ठीक है। तो पहला फर्क तो हमको मेटाफेज 1 में दिखने लग गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में लाइन में खड़े होना चालू हुए। आए तो इक्वेटोरियल प्लेन में ही है, जैसा वहां पे भी पढ़ा था माइटोसिस के मेटाफेज में, लेकिन यहाँ पे वो दो दो की लाइन में आए हैं, राइट। अब एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में जो होता है वो समझने के लिए पहले मैं आपको फटाफट एनाफेज और माइटोसिस रिवाइज करा देता हूँ। एनाफेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को यहाँ से भी अटैच थे और यहाँ पे भी थे, और क्योंकि ये पुल कर रहे थे तो यहाँ का क्या टूट गया था? सेंट्रोमियर। क्योंकि सेंट्रोमियर टूटा था तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे और ये ऐसे पुल होने चालू हुआ था। क्योंकि सेंट्रोमियर टूटा था इसलिए इंटरजोनल फाइबर्स भी क्रिएट हुए थे। बट अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग हो गई, ध्यान से देखो। ये रहे क्रोमोसोमल फाइबर्स, ये क्रोमोसोमल फाइबर्स सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम को अटैच्ड होंगे, काइनेटोकोर को यहाँ से अटैच्ड होंगे, और ये वाले क्रोमोसोमल फाइबर्स सिर्फ इस क्रोमोसोम को अटैच्ड होंगे। मतलब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक इधर अटैच्ड है और एक इधर अटैच्ड है, ये अलग हो गया है। वहाँ पे माइटोसिस में ऐसा नहीं था, एक ही क्रोमोसोम दोनों तरफ से अटैच था। यहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट्स आ चुकी है। यहाँ पे एनाफेज 1 में कोई भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा ही नहीं। जब पुल होना शुरू होगा तो ये इस तरफ पुल होने लग जाएगा और ये इस तरफ पुल होने लग जाएगा। वहाँ पे मैं जानबूझ के कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। माइटोसिस के एनाफेज में क्योंकि वो सेंट्रोमियर टूटा था, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे। यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम सिर्फ इसी से अटैच्ड है और ये वाला सिर्फ इसी से अटैच्ड है। तो जब पुल होना चालू होगा तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे, या होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। तो अब देखो, दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर ये गैप यहाँ पे क्यों है? याद करो, मैंने बोला था इंटरजोनल फाइबर्स तभी बनेंगे जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ क्या? नहीं, तो इंटरजोनल फाइबर्स भी नहीं बनेंगे। ये और एक डिफरेंस हो गया। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैरीड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल apparatus. दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। क्लियर? श्योर? देखो आगे बढ़ते हैं।
सो एनाफेज 1 इन्वॉल्व्स द रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद करो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने गिने थे कितने क्रोमोसोम्स थे, 8, राइट, याद है ना। लेकिन अब अगर मैं ये बॉर्डर समझ लूं तो बॉर्डर के इस तरफ कितने हो गए, 4, बॉर्डर के इस तरफ कितने हो गए, 4, मतलब नंबर हो गया है हाफ। इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता था, और खास करके मियोसिस 1 को ही बोला जाता था रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है। सबको क्लियर हुआ। हमने इस लेक्चर के शुरू में 8 क्रोमोसोम्स लाए थे इक्वेटोरियल प्लेन पे, 4 इस साइड आ गए, 4 उस साइड आ गए। आगे जाके ये सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पास 4 रहेंगे, इसके पास 4, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन। देख रहे हो, अब ये और पुल होते जा रहे हैं। बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर नाउ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, ये देखो ये वाला भी जब बात करते हैं तो ये भी अब एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो गया होगा। सो दे आर नॉट सेम बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। आगे देखो टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 ऑफ माइटोसिस और मियोसिस सेम ही है, वही है। रिवर्स करना है पूरे प्रोसेस को, तो रिवर्स करना शुरू करते हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। So the haploid number of chromosomes after reaching their respective poles become uncoiled and elongated. Single word में decondense हो जाएंगे और बन जाएंगे chromatin fibers. अब कौन आ जाएगा इनके चारों तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस अपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा। 10 हमको 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपीयर। इजी ना, मैंने बोला था टेलोफेज 1 इजी है। अब देखो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। तो ये रहा आपका टेलोफेज 1। इसके बाद क्या आना चाहिए, साइटोकाइनेसिस 1, राइट। तो देखो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 1, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अकर्स एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। द प्रोसेस रिमेन्स सेम। साइटोकाइनेसिस बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो आपने माइटोसिस में पढ़ा था, एनिमल सेल, प्लांट सेल, वही स्टोरी यहाँ पे भी है, इसीलिए उसको डायरेक्टली समराइज कर दिया। तो अगर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो अब छोटा सा गैप आने वाला है ना, वो गैप को ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। अ वेरी शॉर्ट रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, करेक्ट। अब एक एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं। कभी कभी ये सब नहीं होता और पूरा बाईपास हो जाता है। देखो कैसे, इन सम केसेस द चेंजेस ऑफ टेलोफेज मे नॉट अकर। टेलोफेज 1 का कोई चेंज होगा ही नहीं और सेल डायरेक्टली मियोसिस 2 में घुस जाएगा, मतलब एनाफेज से डायरेक्टली वो प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2 में घुस जाएगा। ये कभी कभी हो सकता है, ओके। देखो सेल डिवीजन में ना यू कैन नॉट मार्क द इवेंट कि इसके पहले यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, वो थोड़ा आगे पीछे होता ही रहता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसलिए ऐसा होता है। अब हमने क्या किया, हमने मियोसिस डिस्कस किया, जिसमें मियोसिस 1 पूरा डिस्कस किया। मियोसिस 1 में हमने कैरियोकाइनेसिस 1 डिस्कस किया, साइटोकाइनेसिस 1 डिस्कस किया। उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 डिस्कस किया, जिसमें प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस भी पढ़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है। अब जब हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 भी वैसे ही है, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2, और कैरियोकाइनेसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटा, एना, टेलोफेज 2। ये पूरा का पूरा अगर मैं एक वर्ड में समराइज करना चाहूँ तो दिस इज सेम एज माइटोसिस। सेम, सारे इवेंट सेम ही होने वाले हैं, जैसे माइटोसिस में हो रहा था वैसे ही मियोसिस 2 में होगा। इसीलिए इतना पोर्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन या होमोटाइपिक डिविजन। विच पार्ट, मियोसिस 2। अगर मैं मियोसिस 1 की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन। एंड क्योंकि ये दोनों इसी के अंडर हो रहे हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होने वाले हैं, इसलिए मियोसिस को भी रिडक्शनल डिवीजन ही बोला जाता है। सबको समझ में आया? तो ये इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सेम एज माइटोसिस आपको मैंने सिखा दिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इतना क्यों करने का जरूरत था सर, रिडक्शनल डिवीजन, क्यों ये सब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग किया गया, उसको समझने के लिए जरा ये कॉन्सेप्ट को देते हैं। ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, ओके। इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, डिप्लॉयड, दैट इज 2n क्रोमोसोम्स। अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो ये बनाएगा स्पर्म, मेल गैमिट, और ये बनाएगी ओवम, फीमेल गैमिट।
इन दोनों के यूनियन से, जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, पहला लिविंग सेल क्रिएट होगा। क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट। और क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2n का क्या लिखा है मैंने? n। 2n का क्या लिखा है यहाँ पे? n। मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ। मतलब कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ? मियोसिस हुआ। और मियोसिस के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, दोनों का यूनियन हुआ। तो n और n जुड़ा तो जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर क्या बन गया? 2n। और ये नेचर का रूल है, क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होते तो ऐसा नहीं हो पाता। चलो हाइपोथेटिकली उल्टा कर लेते हैं, सर अपन माइटोसिस ही करेंगे यहाँ पे। तो देखो 2n से माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो यहाँ क्या बनता? 2n। 2n से यहाँ क्या बनता? 2n। अगर जोड़ने की कोशिश करते तो जाइगोट का कितना हो जाता? 4n। नॉट पॉसिबल, इसीलिए मियोसिस। समझा? तो देखो, the constant number of chromosomes in a given species across generation is maintained by meiosis and fertilization। सबको क्लियर हुआ? एक और चीज, प्रोफेज 1 में आपने देखा था क्रॉसिंग ओवर हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था। देखो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या एडवांटेज देता है मालूम है आपको? एक जनरेशन से नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट जनरेशन में चाहते हो कि कई चीजें हेरिडिटी में पास ऑन। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे में सारी मेरी अच्छी क्वालिटीज ट्रांसफर हो, राइट? लेकिन क्या बुरी क्वालिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए? नहीं। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेंगे टाइम भी बदलेगा और वहां क्वालिटीज भी बदलना चालू होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस माई फादर और हिज फादर, मेरे दादाजी, क्या वो टेक इतना जानते थे? क्या वो जानते थे कि मोबाइल कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है? नहीं, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट था ही नहीं इतना ज्यादा, कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल ही नहीं था। लेकिन आप देखते हो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है हम और ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं। अगर मैं बोलूँगा मैं मेरे पापा से ज़्यादा जानता हूँ टेक्नोलॉजी को, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 3 साल का बच्चा ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है और यही जनरेशन आगे इवॉल्व होने वाली है। विच मीन्स बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशंस विच आर द रॉ मटीरियल फॉर इवोल्यूशन। वो कॉम्बिनेशंस बदलते रहने चाहिए। सारी की सारी क्वालिटीज मेरे बच्चे में सेम नहीं जानी चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। दैट विल लीड टू इवोल्यूशन। अब वो हमसे बेहतर जनरेशन बनेगी, उसको उन टेक को यूज करेगी और कुछ फायदा करेगी कि नहीं करेगी वो तो वक्त बताएगा, बट इवोल्यूशन तो होता है। सबको क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में खास करके इस लेक्चर में मियोसिस 1 में मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2 भी पूरा सिखाया। कैसे मियोसिस 2? सेम एज माइटोसिस। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस समझा। आई एम श्योर आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस और आप तक पहुंचे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।